आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 19 अगस्त 2023 का। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं डेली का, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और जो करंट अफेयर्स टॉपिक है उससे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे आते हैं। और इस वीडियो के हम लास्ट में जो है प्रीवियस डे का जो करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। इसके बाद हम कुछ स्टैटिक जीके का जो रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन को जो महत्वपूर्ण होते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम 2 क्वेश्चन देते हैं आपको। उसका उत्तर जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 1966 के मिजो विद्रोह को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे ऑपरेशन जेरिको के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मिजो विद्रोह हुआ था मिजोरम में 1966 में। इसे ऑपरेशन जेरिको के भी नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में यह खबर में है, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव का जो भाषण हुआ था उसमें यह ऑपरेशन जेरिको का नाम लिया था, इसलिए अभी यह चर्चा में है। और यह जो मिजोरम में हुआ था 1966 में, इसमें सेना के जो एक पूर्व सैनिक थे लाल डेंगा, इन्होंने भारत के खिलाफ क्या विद्रोह का नेतृत्व किया था यह, और 1966 में यह मिजो राष्ट्रीय मोर्चे का यह गठन किया था। और इन्होंने ग्रेटर मिजोरम एक संप्रभु राज्य के निर्माण का लक्ष्य घोषित किया था, यानी कि आया बगावत कर दिया था कि मिजोरम जो है उसको एक अलग, यानी इसे भारत से स्वतंत्र करना इस विद्रोह का मुख्य मकसद था। और इसमें पूर्वी पाकिस्तान से काफी हथियार भी भेजे गए थे इसको सपोर्ट करने के लिए। और उसके बाद जो वहां का राष्ट्रीय मोर्चा था, वह संगठन था, वह 28 फरवरी 1966 को उन्होंने ऑपरेशन जेरिको शुरू किया था। बाद में सन 1986 को भारत सरकार और यह मिजो राष्ट्रीय मोर्चे का जो नेता था लाल डेंगा, इसके बीच मिजोरम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और अभी तक यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में एकमात्र सफल शांति समझौता है, यानी 1986 में मिजोरम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहले यह जो विद्रोह किया हुआ था इसमें भारतीय सेना जो है यानी इंडियन आर्मी को भेजा गया था। बाद में जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा तो भारतीय वायुसेना को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो इसमें भारतीय वायुसेना जो है काफी ज्यादा इसमें भूमिका निभाया था। तो यह भी न्यूज में है ऑपरेशन जेरिको, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वार्षिक बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है? तो सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ वार्षिक बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है। यह क्या एक वार्षिक यात्रा है जो कि हर साल इसे आयोजन किया जाता है। और यह जो यात्रा है वह जम्मू कश्मीर का जो पूंछ जिला है, जम्मू कश्मीर का जो पूंछ जिला है, यहाँ 10 दिनों का यह तीर्थ यात्रा जो है भगवान शिव से आशीर्वाद लेने वाले भक्तों के लिए काफी यह महत्वपूर्ण यात्रा है। तो आप इसे याद रखिएगा। और यह जो मंदिर स्थित है बूढ़ा अमरनाथ मंदिर, यह स्थित है जम्मू कश्मीर के राजपुरा गांव में। जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसके राजपुरा गांव में स्थित है बूढ़ा अमरनाथ मंदिर। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य में भारत का पहला ग्राम एटलस को लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर गोवा जो राज्य है, वहाँ भारत का पहला ग्राम एटलस को लॉन्च किया गया है गोवा राज्य में। तो इसे आप याद रखिएगा। और यह जो गांव का नाम है माएम विलेज, यह जो है गांव का नाम है माएम, और इसका अनावरण किए हैं गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। यह जो माएम विलेज है वह पहला भारत का ग्राम एटलस को लॉन्च किया गया है माएम विलेज। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, आईएनएस विंध्यगिरि का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह आईएनएस विंध्यगिरि का उद्घाटन किया गया है। और यह जो है प्रोजेक्ट 17 के द्वारा, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था वर्ष 2019 में, प्रोजेक्ट 17, जिसके द्वारा कुल 6 जो विध्वंसकारी जहाज को मैन्युफैक्चर करना था और इसे इंडिजेनसली बिल्ड किया जा रहा है। तो यह
छठा जहाज है जिसका नाम है INS विंध्यगिरी। तो आप इसे याद रखिएगा। और यह जो INS विंध्यगिरी है इसको बनाया है कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसे बनाया गया है। और इसका जो नाम रखा गया है विंध्यगिरी, विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है इससे यह नाम लिया गया है विंध्यगिरी। तो याद रखिएगा। और जो प्रोजेक्ट 17 है यह भारतीय नौसेना के द्वारा 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस पुरातात्विक स्थल में एक प्राचीन क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई पाई गई है? तो सही उत्तर है कीलादी। कीलादी जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। वहाँ एक प्राचीन क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई पाई गई है। यह जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जिसका खोज किया गया है भारत के पुरातात्विक स्थल में। तो याद रखिएगा इसका नाम है कीलादी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और यह जो संगम काल से संबंधित क्रिस्टल क्वार्ट्ज है जिसका हाल ही में खोज किया गया है तमिलनाडु में। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान का अभी नया नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका है, नया नाम रखा गया है IIM मुंबई। यह जो राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान था इसका नया नाम अभी रखा गया है IIM मुंबई। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं हम लोग, कौन सा शहर नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी किया है? तो सही उत्तर है इसका लेह जो है, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है लेह, वहाँ नालंदा बौद्ध धर्म पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी किया गया है लेह में। तो आप इसे याद रखिएगा। और यहाँ नालंदा बौद्ध परंपरा की भारतीय हिमालयी परिषद जो है वह लेह लद्दाख में नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन की यह मेजबानी किया है। तो आप इसे याद रखिएगा, लेह में किया गया है यह। अगला है, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी चर्चित अभी रहा है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का घोषणा किए थे। तो लखपति दीदी योजना जो है वह किससे संबंधित है? यह घोषणा किए थे 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया था। तो लखपति दीदी जो योजना है वह देश भर में 2 करोड़ महिला है उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, यह योजना का मुख्य उपलक्ष्य है लखपति दीदी योजना का। तो आप इसे याद रखिएगा। यानी जो देश भर में पूरे 2 करोड़ महिलाओं को जो है कौशल यानी स्किल्ड प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना इसका मुख्य उपलक्ष्य है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है यह भी लाल किले से घोषित किया गया है इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो PM ई बस सेवा योजना जो है इसकी कुल अनुमानित लागत क्या है? तो इसका जो कुल अनुमानित लागत है वह 57,613 करोड़ रुपए जो है PM ई बस सेवा योजना का यह कुल अनुमानित लागत है। और इसके तहत लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को विभिन्न शहरों में परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा, लगभग 10,000 बसों को। और इसका अनुमानित लागत है 57,613 करोड़ रुपए। तो आप इसे याद रखिएगा। यानी इसका जो मुख्य मकसद है PM ई बस सेवा का कि एक तो इससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन है उससे कम, पॉल्यूशन में जो है कम होगा, पॉल्यूशन शहरों में काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक बस से पॉल्यूशन भी कम होगा। और इसे PPP मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को इसे विभिन्न शहरों में लॉन्च किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण योजना है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने अपने समलैंगिकता विरोधी अधिनियम के बाद किस देश में नई सार्वजनिक वित्त परियोजनाओं पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है युगांडा में। विश्व बैंक जो है वह अपने समलैंगिकता विरोधी अधिनियम के बाद इन्होंने युगांडा देश में नई सार्वजनिक वित्त परियोजनाओं पर रोक लगाने की यह घोषणा की है। तो याद रखिएगा युगांडा। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो सही उत्तर है आदिले सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, आदिले सुमरीवाला को। तो इसे आप याद रखिएगा, आदिले सुमरीवाला। और यह भी वर्तमान में जो है आदिले सुमरीवाला वह भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं। और यह जो वोटिंग किया गया था उपाध्यक्ष का, वह हंगरी का जो बुडापेस्ट शहर है वहाँ वोट डाला गया था, जिसमें इनको तीसरा सबसे ज्यादा वोट मिला है। और इनका कार्यकाल होगा 4 साल का। तो आप इनका कार्यकाल भी याद रखिएगा। और सुमरीवाला जो है वह एक पूर्व ओलंपियन है जिन्होंने मॉस्को में जो आयोजित किया गया था 1980 में
ओलंपिक उसमें 100 मीटर जो प्रतियोगिता था इसमें भाग लिए थे। अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 को और इसका हेड क्वार्टर जो है स्थित है नई दिल्ली में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 19 अगस्त को हर साल विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 19 अगस्त को। तो आप इसे याद रखिएगा 19 अगस्त को। और इस वर्ष का जो थीम रखा गया है वह है नो मैटर व्हाट। यह जो है विश्व मानवतावादी दिवस का 2023 का यह थीम रखा गया है, नो मैटर व्हाट। तो आप इसे याद रखिएगा थीम के साथ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेटर वहाब रियाज ने संन्यास की घोषणा की है, वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो सही उत्तर है वह क्रिकेट से संबंधित है। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है और यह पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं। तो आप याद रखिएगा जो वहाब रियाज है वह पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। यह कुछ 19 अगस्त का जो करंट अफेयर्स का न्यूज है। अब हम लोग कल का जो करंट अफेयर्स का न्यूज था उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं वन लाइनर का। तो आप इसे देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। तो पहला, भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट किस स्थान पर विकसित किया गया है? तो इसे चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है इसको विकसित किया गया है। और यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया का यह पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला, किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया जाना है? तो सही उत्तर है तमिलनाडु जो राज्य है, यहाँ भारत का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया जाना है तमिलनाडु में। अगला है, आईआईटी के किस परिसर में विप्रो ने जेनरेटिव एआई पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली में। विप्रो जो कंपनी है वह जेनरेटिव एआई पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली में। अगला है, टाइफून लैन ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो सही उत्तर है यह जापान को काफी प्रभावित किया है और लगभग 2 से 4 लाख लोग बेघर हो गए हैं इसके कारण। अगला है, ड्यूश बैंक की रिपोर्ट द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो सही उत्तर है इसका महाराष्ट्र राज्य सबसे ऊपर है और दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात वैज्ञानिक एमआरएस राव का निधन हो गया है, उन्होंने किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार जीता था? तो वह वर्ष 2010 में इन्होंने पद्मश्री का पुरस्कार जीता था। अगला, किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम उषा की शुरुआत की है? तो सही उत्तर इसका है गृह मंत्रालय जो है वह हाल ही में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम उषा को शुरुआत किए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बुबोनिक प्लेग के मामलों का पता चला है? तो सही उत्तर है चीन जो देश है वहाँ हाल ही में बुबोनिक प्लेग के जो मामला है इसका पता लगा है चीन में। अगला जो क्वेश्चन है, ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जो मानव की तुलना में बेहतर हवाई जहाज को सुरक्षित रूप से पायलट कर सकता है? उस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है पीबोट। तो आप इसे याद रखिएगा, यह ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है पीबोट। अगला जो क्वेश्चन है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह 2 लोगों को दिया गया है, राज चेट्टी और माइकल स्प्रिंगर, इन दोनों को दिया गया है जॉर्ज लेडली पुरस्कार। अगला है, जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 2 खिलाड़ी हैं, क्रिस वोक्स जो कि इंग्लैंड के हैं और एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं प्लेयर। इन दोनों को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, तरंग शक्ति जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है इसका आयोजन कौन करेगा? तो इसे अक्टूबर में आयोजन होना था बट अब इसे 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा भारतीय वायु सेना के द्वारा। तो यह कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन था 18 अगस्त का। अब हम लोग स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन देख लेते हैं। तो पहला है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यह जो है यूएसबी का जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है, जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जो जर्मनी की मुद्रा का नाम है यह यूरो है, क्योंकि यह यूरो देश का सदस्य है तो वहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वह पेंसिलिन की खोज किए थे। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो भगत सिंह जो
थे वह बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने सेंट्रल जो केंद्रीय असेंबली है इसमें बम फेंका था। तो आप इसे याद रखिएगा इस घटना को। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सही उत्तर है एनी बेसेंट जो थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और यह अध्यक्ष थी 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। तो आप इसे याद रखिएगा 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे कल आज का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग दे रहे हैं। तो हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आप उस रोग का नाम बताइएगा कि कौन सा रोग है। और दूसरा है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? यह जो दोनों क्वेश्चन है आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार हमेशा रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।